नमस्कार दोस्तों, क्लॉक में यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में देखा था, हमने भारत के संविधान का इतिहास, संविधान के विकास का इतिहास क्रम, जिसमें हमने देखा था कि आपका कैसे कैसे यहाँ पे संविधान का विकास हुआ। तो दोस्तों इसी क्रम में जो विकास क्रम में है, जो अपना नया जो स्टेप है, नया जो टॉपिक है आज का, वो है 1909 का अधिनियम। अब 1909 का जो अधिनियम है दोस्तों, उसको बोलते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम। अब एक यहाँ पे चीज गौर करने वाली है। चीज क्या है कि भाई दो शब्द है इसमें, मार्ले और मिंटो। तो बोला इसके ये जो दो नाम है, क्या ये अलग अलग व्यक्ति है या एक ही व्यक्ति है? तो ध्यान रखना, जिस समय आपका ये 1919 का अधिनियम बना दोस्तों, उस टाइम में यहाँ का जो आपका जो भारत का जो सचिव था, भारत जो सचिव था वो कौन था? तो दोस्तों भारत सचिव जो था वो कौन था? मार्ले था यहाँ का। मतलब तत्काल समय का यहाँ का जो आपका भारत सचिव था वो कौन था? मार्ले था, है ना, मार्ले था। दूसरी बात, यहाँ पे बोला मिंटो कौन था? तो मिंटो कौन था? ये था यहाँ का तत्कालीन गवर्नर जनरल। ये उस समय का क्या था दोस्तों? गवर्नर जनरल था, है ना। तो गवर्नर जनरल कौन हो गया आपका? ये हो गया आपका मिंटो। और मार्ले कौन हो गया? ये सचिव हो गया। सचिव कौन? भारत सचिव। और दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो भारत सचिव का जो पद होता था वो कौन होता था? वो भारत के मामलों का मंत्री हुआ करता था। कहां पे? ब्रिटेन की संसद के अंदर। तो उस समय भारत के मामलों का हम ये कह सकते हैं मंत्री कह दो या सचिव कह दो। वो कौन थे? मार्लो साहब थे। और मिंटो साहब कौन थे? ये थे आपके तत्कालीन गवर्नर जनरल। तो इनके समय ये अधिनियम बना 1909 के अंदर। इसीलिए 1909 का जो दोस्तों अधिनियम है, इसका दूसरा नया नाम पड़ गया, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये थोड़ा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिर ये 1909 का जो अधिनियम आया, इसके पीछे क्या कहानी थी? तो दोस्तों आगे की कहानी समझने के लिए पहले पीछे की कहानी जाननी होगी। और प्लीज आप आगे की कहानी जानो उससे पहले हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हम बढ़ते फिर आगे की तरफ, आप जाना मत, बिल्कुल मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, है ना। आपको जाना नहीं है ना, बस आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, है ना। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लिया आप लोगों ने? तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि 1919 का जो अधिनियम था, इसके पीछे यहाँ पे क्या घटनाएं घटी, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जिसका प्रभाव आपके 1909 के अधिनियम पे पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम देखते हैं। आपको पता है कि अपना जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति ने बिल्कुल यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव यहाँ पे हिला दी थी। तो अब अंग्रेजों को भी लगने लग गया था कि कल ना कोई ऐसा यहाँ पे विद्रोह हो गया, कुछ ऐसा विप्लव हो गया, तो हमको यहाँ पे बोरी बिस्तर गोल करके भारत से भागना ही पड़ेगा। इसलिए वो एक ऐसी संस्था, ऐसा संगठन उत्पन्न करना चाहते थे, बनाना चाहते थे, जो उस उभरते हुए रोष को मालूम पड़ जाए कि जन भावनाएं क्या है, यहाँ के लोगों के मन में क्या विचार चल रहा है, वो हमें मालूम पड़ जाए। इसके लिए एक ऐसी संस्था की जरूरत थी दोस्तों। इसीलिए ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा 1885 के अंदर अपने यहाँ पे क्या किया गया भाई? यहाँ पे आपके कांग्रेस की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? कांग्रेस की स्थापना की गई। अब आपको पता होगा कि डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम के निर्देशन में इसकी स्थापना हुई। ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। इसके प्रारंभिक सदस्य कितने थे, क्या था, पूरा मतलब इसका सिस्टम ये इसके अंदर पूरा इसका दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 1885 का हो गया। ये एक संस्था बना दी कांग्रेस। तो कांग्रेस क्या थी? बिल्कुल ये उदारवादियों की क्या थी? एक समिति थी, एक संस्था थी, एक कमेटी थी। सारे के सारे इसमें उदारवादी भरे पड़े थे। लेकिन देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये जो उदारवादी की जो नीति थी क्या थी? बिल्कुल वो भिक्षा प्रवृत्ति वाली थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो गर्म विचारधारा के जो आदमी थे, जो इसको मानने वाले थे, वो ये कहते थे कि जो नरमपंथी या ये जो एलाइट जो वर्ग है, ये क्या है? बिल्कुल भिक्षावृत्ति की टाइप से क्या अंग्रेजों से ये मांगते हैं और ये कुछ मिलता नहीं है। इसीलिए इनसे रुष्ट होके आपने पढ़ा होगा
कि बाद में जाके और क्या हो गया, कांग्रेस की भी क्या होगी, इसका विभाजन हो गया और इसके दो दल बन गए। 1906 के अंदर कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसमें एक तो हो गया आपके नरमपंथी, मतलब नरम दल वाले, दूसरा हो गया आपका गरमपंथी, ये आपके गरमपंथी। ऐसे करके दो विचारधारा यहां पे अलग अलग हो गई दोस्तों, ये अलग अलग हो गई। दूसरी बात, भारतीय जनता का यहाँ पे शोषण हो रहा था और बहुत सारी यहाँ पे मुश्किलें पैदा हो गई थी। तो आपको पता है कि ये जो बंगाल था, बंगाल बिल्कुल क्रांतिकारियों का जो गढ़ था, यहाँ पे क्या हो गया, एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई थी। तो इसको रोका कैसे जाए, अंग्रेजों ने सोचा इसको रोका कैसे जाए, तो उन्होंने क्या किया, एक नए काम करने की सोची और उनका उद्देश्य क्या था, भाई फूट करो और फूट डालो और राज करो वाली नीति को उन्होंने यहाँ पे लागू कर दिया। अर्थात इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो बंगाल है, ये बंगाल है बहुत बड़ा है और प्रशासनिक दृष्टि से इसका विभाजन करना जरूरी है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया, 1905 के अंदर दोस्तों यहाँ पे क्या कर दिया, भंग क्या कर दिया, इसके लिए कह दिया कि बंगाल के यहाँ पे विभाजन किया जाएगा, जो क्या प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इसका विभाजन करना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों का यहाँ पे जो उद्देश्य था, ये बिल्कुल ही अच्छा उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य तो क्या था कि जो राष्ट्रवादी जो आंदोलन चल रहा था, उसकी रफ्तार कम करनी थी, है ना, उसको दबाना था। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों जो साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े थे, उन दोनों को अलग अलग करना था। इसी उद्देश्य के लिए क्या किया गया, यहाँ पे बंगाल का विभाजन किया गया और बंगाल को दो टुकड़े कर दिए। लेकिन ध्यान रखना, बंगाल विभाजन का भारत के अंदर बहुत तगड़ा विरोध हुआ और बहुत सारी यहाँ पे घटनाएं घटी और इसका राष्ट्रीय आंदोलन पे बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। तो एक तो ये आपकी 1905 की क्या हो गई, आपकी ये बंगवाली हो गई, है ना, बंगवाली हो गई। उसके एक साल बाद में आपकी क्या हो गई है, आपकी कांग्रेस की यहाँ पे फूट पड़ गई। अब अंग्रेजों ने एक नया गेम और खेला यहाँ पे। अंग्रेजों ने क्या कहा, हिंदुओं से मुसलमानों को अलग करने के लिए उन्होंने मुसलमानों को भड़काया। क्या भड़काया कि ये जो कांग्रेस है, ये तो क्या एक हिंदू संगठन है, ये एक हिंदू संगठन है जो केवल हिंदुओं के हितों के लिए काम करती है। तो बोला क्या किया जाए, बोला तुम मुसलमान हो, बहुत सारे लोग हो, तुम एक काम करो ना, तुम अपना एक अलग से संगठन बनाओ, सहयोग हम तुम्हारा करेंगे। तो दोस्तों इसीलिए आपने पढ़ा होगा 1906 के अंदर ढाका के अंदर यहाँ पे आपके मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो देखो ये कहा गया कि मुस्लिम लीग तो क्या करेगी, अभी मुस्लिम वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करेगी और जो कांग्रेस है वो क्या करेगी, यहाँ पे हिंदू विचारधारा का क्या करेगी, यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेगी। तो ऐसे करके और यहाँ पे दो संस्थाएं बना दी। तो दोस्तों अब क्या था कि इन चीजों को अब आगे भी बढ़ाना था। अब मुसलमानों ने पूछा, भाई ठीक है, हमने हमारा एक अलग संगठन बना लिया, लेकिन अब तुम हमारे लिए क्या करने वाले हो। भाई तुमने कहा कांग्रेस क्या एक हिंदूवादी संगठन है, मुसलमानों का ये हित नहीं कर सकती, तो ठीक है, तुम्हारे कहने पे हमने क्या किया, एक अलग संगठन बना लिया। और अलग संगठन वो पता ही आप लोगों को क्या बन गया, मुस्लिम लीग बन गया। लेकिन इस संगठन बनाने से फायदा है क्या, आप तो कुछ हमारी मदद करो। तो दोस्तों 1909 का जो अधिनियम आया, आपका मार्लो मिंटो जो अधिनियम आया, बिल्कुल उसमें क्या कर दिया, उसके अंदर यहाँ पे मुसलमानों के लिए पहली बार यहाँ क्या कर दिया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति यहाँ पे इसकी व्यवस्था की गई। तो ध्यान रखना 1909 का जब हम अधिनियम पढ़ते हैं दोस्तों, तो इसकी जो पहली जो विशेषता है वो यही है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बोला, इससे क्या भाई, इसका मतलब ये था कि जैसे मान लीजिए कोई ये क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, तो पहली बात तो यहाँ पे जो सदस्य खड़ा होगा यहाँ पर इलेक्शन के अंदर, वो कौन होगा, वो केवल मुस्लिम समुदाय से होगा। कहां से होगा भाई, वो केवल मुस्लिम समुदाय से होगा। मुस्लिम समुदाय के अलावा अब इसको जो चुनेंगे, इसको जो वोट देंगे, बोला वो भी कौन होंगे, वो भी मुसलमान ही होंगे, वो भी मुसलमान ही होंगे दोस्तों। तो ध्यान रखना, भारत के अंदर पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो अपनाई गई, वो कब अपनाई गई, 1909 के अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में। और ध्यान रखना, इसका जो जनक है
वो जनक कौन हो गया भाई? वो हो गया आपके मार्ले मिंटो। कौन हो गया इसके जनक? मार्ले मिंटो। तो मार्ले मिंटो क्या हो गए? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के यहाँ पे क्या हो गए? जनक हो गए। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जो वैधानिक मान्यता प्रदान की गई दोस्तों, बिल्कुल वो भी पहली बार आपके 1909 के अधिनियम में ही की गई। तो दोस्तों भारत के अंदर यहीं से राजनीति के अंदर फूट डालो राज करो वाली नीति का यहाँ पे क्या हो गया? प्रादुर्भाव हो गया। और यहीं से मुसलमानों को अलग कर दिया गया, हिंदुओं को अलग कर दिया गया। और इसके जो दुष्परिणाम है वो तो आपने देखे होंगे। जब भारत विभाजन की जो नौबत आई दोस्तों, बिल्कुल उनकी जड़ें यहीं से जमानी उन्होंने शुरू कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया एक तो आपका सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, 1909 के अधिनियम में। दूसरी जो इसकी विशेष बात है वो क्या है? वो है आपका द्वैध शासन। द्वैध शासन, देश शासन और देश शासन भी कैसे भाई? बोला प्रांतों के अंदर। यहाँ पे प्रांतों के अंदर पहली बार द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। अगर जैसे हम बात करें जैसे भाई यहाँ पे तो क्या था? संघ था। यहाँ पे तो क्या संघ था? और यहाँ पे क्या थे? यहाँ पे राज्य थे। यहाँ पे राज्य थे। और राज्य में यहाँ पे कौन होता था? बोला यहाँ पे कौन होता था? यहाँ पे गवर्नर होता था। तो देखो यहाँ पे क्या कर दिया? कुछ विषय तो संघ के पास रखे गए और कुछ विषय कहाँ भेज दिए गए? तुम्हारे राज्य के पास में, राज्य के पास में। और राज्य में किसमें निहित थे? ये गवर्नर में निहित थे। और गवर्नर पूरी तरह निहित नहीं थे। कुछ विषय तो ये गवर्नर ने क्या किए? खुद के पास क्या रखे? आरक्षित रखे, अपने पास रखे। भाई इन विषय पे तो कानून कौन बनाएगा? गवर्नर बनाएगा। दूसरी बात, कुछ विषय हस्तांतरित विषय रखे गए, हस्तांतरित विषय। और बोला इन पे कानून कौन बनाएगा? बोला जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं वो यहाँ पे कानून बनाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन की स्थापना कब हुई? 1909 के अधिनियम में नहीं हुई, 1919 के अधिनियम में हो गई। ठीक है दोस्तों, ये 1919 के अधिनियम के अंदर यहां पे क्या हो गई आपके? यहां पर दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यहां पर आपके प्रांतों के अंदर क्या हो गया? यहां पे द्वैध शासन स्थापित हो गया, द्वैध शासन स्थापित हो गया। अब इसके बाद में 1919 की अगर हम बात करें, यहां पर 1919 की यहाँ पे बात करें तो एक तो आपकी द्वैध शासन वाली बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पे हो गई कि अभी जो हमने बात की थी 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, बोला उसको कंटिन्यू रखा, उसको लगातार रखा, उसको रोका नहीं, उसको कंटिन्यू लगातार जारी रखा उसको। ये भी इसकी दूसरी बात हो गई। जो व्यवस्था 1909 के अधिनियम में थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लेके, वो 1919 के अधिनियम में भी एज इट रखी गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यहाँ पे क्या किया गया? पहली बार जो देशी रियासतें थी इनके लिए क्या किया गया? नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। क्या की गई दोस्तों? नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। भाई देखो अभी तक तो हमने पढ़ा है कि भाई जो सारा काम हो रहा था ये अंग्रेज शासित राज्यों के लिए हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो काम होना स्टार्ट हो गया, अब पहली बार यहाँ पे देशी रियासतों के लिए सोचा गया। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, देशी रियासतों जनता के लिए नहीं बल्कि वहां पे शासन करने वाले राजाओं के लिए यहाँ पे काम किया गया। और बोला क्या किया गया? बोला यहाँ पे बोला नरेंद्र मंडल की क्या की जाएगी? यहाँ पे स्थापना की जाएगी, जो क्या करेगी? इन राजाओं के हितों को लेके और ब्रिटिश ताज तक इनकी बात को वहां पहुंचाएगा और इनके हितों का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। दूसरी बात, 1919 के अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई कि आने वाले जो 10 साल होंगे उसके बाद में क्या करेंगे? इस 1919 के अधिनियम की क्या की जाएगी दोस्तों? यहाँ पे समीक्षा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी, ध्यान रखना। और आपने पढ़ा होगा इतिहास के अंदर कि 1919 का अधिनियम 1919 में लागू हो गया, 1929 में समीक्षा होनी थी। लेकिन दोस्तों 2 वर्ष पहले ही 1927 में ही इसकी समीक्षा के लिए क्या हुआ? साइमन कमीशन का गठन किया गया। पता होगा आप लोगों को, साइमन कमीशन का गठन किया गया जिसमें 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन का गठन किया गया जिसमें 7 सदस्य थे। और दूसरी बात ये आता है यहाँ पर, और 1919 का जो अधिनियम था, जो एक्ट था, उसका बिल्कुल उसकी कमियां उसके जो भी थे वो सबको देखना था। लेकिन ये 7 के 7 सदस्य दोस्तों कौन थे? ये सारे के सारे अंग्रेज थे, इनमें एक भी भारतीय नहीं था। इसीलिए इसको लेके विरोध हुआ।
विरोध इसीलिए हुआ कि भारतीयों को तो इस योग्य समझा ही नहीं गया। भाई ये किसके लिए था? भारतीयों के लिए। तो अब इसमें समीक्षा करने योग्य कौन है? भारतीय तो है। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि भाई भारतीय अभी इस लायक नहीं है कि इसकी समीक्षा कर सके। उन्होंने तर्क दिया कि देखो हिंदू अलग बात बोलते हैं, मुसलमान अलग बात बोलते हैं, सिख अलग बोलते हैं, ईसाई अलग बोलते हैं, जैन अलग बोलते हैं। बोला इन लोगों का मत ही एक नहीं है, मत ही एक नहीं है। तो बोला क्या है कि इनका तो यहाँ पे सिस्टम ही नहीं बैठना, इसलिए इनको सत्ता से दूर रखो और सातों के साथ मेंबर क्या रखो यहाँ पर, ये अंग्रेज के अंग्रेज रखो, जो क्या हो जाएंगे इसकी ढंग से समीक्षा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों कुल मिला के जो सच्ची और कड़वी बात तो यही है, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय यहाँ पे सम्मिलित हो। इसका विरोध किया गया। इसको जब ये कमीशन यहाँ पे आया तो इसको काले झंडे दिखाए गए, जगह जगह प्रदर्शन किए गए। और आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो गरम दल के जो नेता थे लाला जी की जो फिर लाठीचार्ज से जो उनकी हत्या कर दी गई, ये सब इसी की देन है। तो ठीक है दोस्तों, ये आज हमारा 1909-1900 अधिनियम पूरा हो गया है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।